नमस्कार। आज हम एक ऐसे रक्षा समझौते की पड़ताल कर रहे हैं जिसने हाल ही में काफी सुर्खियां बटोरी। पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच हुआ स्ट्रेटेजिक म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट, मतलब SMDA। जी। ऊपर से देखने पर यह शायद लगे कि दो पुराने दोस्तों के बीच एक और समझौता है, पर इसके कुछ पहलू, खासकर वो परमाणु वाला एंगल और इसकी टाइमिंग भी इसे काफी अहम बना देते हैं, बिल्कुल। खासकर भारत के नजरिए से। हाँ, भारत के लिए इसके निहितार्थ महत्वपूर्ण हो सकते हैं। हमारे पास इस पर कुछ स्रोत हैं, खबरें हैं, विश्लेषण हैं, कुछ ऐतिहासिक संदर्भ भी हैं। तो हमारा मकसद है इन सब जानकारियों को एक साथ रखकर ये समझना कि भाई ये समझौता आखिर है क्या, ये हुआ क्यों, और हाँ, भारत के लिए इसके असल मायने क्या हो सकते हैं। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये समझौता सिर्फ पाकिस्तान और सऊदी अरब का द्विपक्षीय मामला नहीं है। इसका असर आप देखिए पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया की जो भू राजनीति है उस पर पड़ सकता है। तो इसे ठीक से समझने के लिए थोड़ा पीछे जाना होगा। मतलब सऊदी अरब कैसे बना, उसकी विदेश नीति की प्राथमिकताएं क्या रही हैं, और भारत पाकिस्तान के साथ उसके रिश्ते कैसे रहे हैं, वो सब देखना पड़ेगा। हाँ, सही बात है। तो चलिए शुरुआत सऊदी अरब से ही करते हैं। स्रोत बताते हैं कि जो आज का सऊदी राज्य है वो 1932 में किंग अब्दुल अजीज, जिन्हें इब्न सऊद भी कहते हैं, उन्होंने स्थापित किया था। जी। लेकिन इसकी नींव तो और पुरानी है, शायद 18वीं शताब्दी में। हाँ, बिल्कुल। 18वीं शताब्दी में जब अल सऊद परिवार का गठबंधन मोहम्मद इब्न अब्द अल वहाब के धार्मिक आंदोलन से हुआ। और ये जो वहाबी विचारधारा है, इस्लाम की एक बहुत ही रूढ़िवादी मतलब व्याख्या है, वो आज भी सऊदी पहचान और शासन का एक अहम हिस्सा है। अच्छा, तो ये राजनीति और धर्म का गठजोड़ मतलब शुरू से ही है। हाँ, ये गठजोड़ उनके सिस्टम की बुनियाद में है। फिर आया 1938, जब तेल मिला, दम्माम नंबर 7 कुआं। हाँ, वो तो गेम चेंजर था। बिल्कुल, उसने तो सब कुछ बदल दिया। अर्थव्यवस्था पूरी तरह तेल पे निर्भर हो गई। अब सोचिए 2005 तक तो लगभग 75% सरकारी कमाई तेल से ही आ रही थी। बाप रे, 75%। जी। और शासन का स्वरूप एक पूर्ण राजशाही का है, जहां सत्ता किंग अब्दुल अजीज के वंशजों मतलब बेटों और अब पोतों में है। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान MBS, वो इब्न सऊद के पहले पोते होंगे जो गद्दी संभालेंगे। दिलचस्प। अच्छा, अब भारत के साथ सऊदी रिश्तों पर आते हैं। कूटनीतिक संबंध तो 1947 में बने। हाँ, डिप्लोमेटिक रिलेशन। पर व्यापार तो बहुत पुराना बताया जाता है। बहुत पुराना, हजारों साल पुराना। स्रोत बताते हैं कि तीसरी सहस्राब्दी ईसा पूर्व से रिश्ते थे, समुद्री व्यापार। अच्छा। हाँ, लेकिन जो आधुनिक रिश्ते हैं उनमें असली तेजी आई 21वीं सदी में। 2006 में किंग अब्दुल्ला भारत आए, दिल्ली घोषणा हुई। फिर 2010 में हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी सऊदी अरब गए, रियाद घोषणा हुई। यहीं से रिश्ते स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मतलब रणनीतिक साझेदारी के स्तर पर पहुंचे। ओके, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और फिर प्रधानमंत्री मोदी की यात्राएं हुई 2016-2019 में। जी। और MBS भी 2019 में भारत आए थे। हाँ, और अक्टूबर 2019 में वो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल SPC बनी। वो भी एक बड़ा कदम था, है ना? बिल्कुल, SPC एक बहुत महत्वपूर्ण मैकेनिज्म है। इससे उच्चतम स्तर पर रिश्तों को दिशा मिलती है। और उसी 2019 की यात्रा में सऊदी अरब ने भारत में करीब $100 बिलियन के निवेश का इरादा जाहिर किया था। $100 बिलियन, ये बहुत बड़ी रकम है। हाँ, ये दिखाता है कि आर्थिक रिश्ते कितने गहरे और अहम हैं। आंकड़ों में देखें तो सऊदी अरब भारत का चौथा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है। चौथा सबसे बड़ा? जी। और भारत सऊदी अरब का दूसरा सबसे बड़ा। अच्छा। द्विपक्षीय व्यापार वित्त वर्ष 24-25 में करीब $42 बिलियन का था। और ऊर्जा सुरक्षा के लिहाज से तो सऊदी अरब बहुत जरूरी है। भारत का तीसरा सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर। $42 बिलियन, ये आंकड़ा ध्यान में रखना होगा। अच्छा, और पाकिस्तान के साथ सऊदी व्यापार कितना है, आपने जिक्र किया था। हाँ, यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क साफ नजर आता है। पाकिस्तान और सऊदी अरब का द्विपक्षीय व्यापार महज $3.25 बिलियन के आसपास है। 3.5 बिलियन, और भारत के साथ 42 बिलियन। जी, 10 गुने से भी ज्यादा का फर्क। बाप रे। तो ये जो आर्थिक वजन है, ये भारत को सऊदी नीति पर असर डालने का एक बहुत मजबूत जरिया देता है, जो शायद पाकिस्तान के पास उस हद तक नहीं है, भले ही उनके सैन्य संबंध गहरे हों।
हालांकि ये भी याद रखना जरूरी है कि सऊदी अरब में करीब 2.5 मिलियन पाकिस्तानी प्रवासी भी हैं, तो वो भी एक अहम कड़ी है। ठीक है, तो भारत सऊदी रिश्ते मुख्यतः अर्थशास्त्र, ऊर्जा, निवेश और लोगों के बीच संबंधों पर टिके हैं। अब जरा पाकिस्तान सऊदी रिश्ते की तरफ देखें। इनकी नींव क्या है? भारत से अलग है? हाँ, यहाँ बुनियाद काफी अलग है। सबसे बड़ा फैक्टर है साझा इस्लामी पहचान। पाकिस्तान दुनिया का शायद पहला देश है जो बना ही इस्लामी पहचान पर, और सऊदी अरब में इस्लाम के 2 सबसे पवित्र स्थल हैं, तो एक स्वाभाविक धार्मिक जुड़ाव है। रिश्ते तो 1947 से ही हैं, बल्कि पाकिस्तान बनने से थोड़ा पहले से ही मुस्लिम लीग के नेताओं से संपर्क था। 1951 में एक मैत्री संधि पर भी दस्तखत हुए थे। अच्छा, और सैन्य सहयोग? सुना है वो काफी पुराना और गहरा है। जी, काफी गहरा है। 1960 के दशक के अंत में शुरू हुआ था और 1979 में एक बहुत महत्वपूर्ण घटना हुई थी। कौन सी? जब मक्का की ग्रैंड मस्जिद पर कुछ चरमपंथियों ने कब्जा कर लिया था, तब पाकिस्तानी स्पेशल फोर्सेस ने सऊदी सेना की मदद की थी उसे छुड़ाने में। अच्छा, ये बात तो कम लोगों को पता होगी। हाँ, उस घटना के बाद सैन्य रिश्ते और ज्यादा मजबूत हो गए। फिर 1982 में बाकायदा एक द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग समझौता हुआ। इसके तहत पाकिस्तानी सैनिक सऊदी अरब में तैनात भी होते रहे हैं, ट्रेनिंग देते रहे हैं, और सऊदी अरब पाकिस्तानी हथियारों का एक खरीदार भी रहा है। और आर्थिक मदद पाकिस्तान को अक्सर जरूरत पड़ती है। हाँ, आर्थिक मोर्चे पर भी सऊदी अरब अक्सर पाकिस्तान की मदद करता रहा है, खासकर जब पाकिस्तान आर्थिक संकट में होता है। जैसे हाल ही में उन्होंने $3 बिलियन की नकद सहायता दी और $3 बिलियन का तेल उधार पर देने की बात की। ओके, तो एक तरफ भारत के साथ इतना बड़ा व्यापार और निवेश, दूसरी तरफ पाकिस्तान के साथ दशकों पुराना ये सैन्य और धार्मिक रिश्ता, और साथ में ये वित्तीय मदद। मतलब सऊदी अरब एक तरह से दोनों पड़ों को बराबर रखने की कोशिश करता रहा है। हाँ, बिल्कुल। ये उनकी विदेश नीति का एक अहम हिस्सा रहा है, भारत और पाकिस्तान दोनों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना। लेकिन अब ये जो नया रक्षा समझौता है SMDA, ये सवाल खड़ा करता है कि क्या अब ये समीकरण बदल रहा है? हाँ, यही सबसे बड़ा सवाल है। तो ये समझौता हुआ कब? 17 सितंबर 2025 को? जी, 17 सितंबर को रियाद में इस पर दस्तखत हुए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ थे, क्राउन प्रिंस MBS थे और पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। और समझौते की सबसे अहम बात जो पब्लिक में आई वो है एक सामूहिक रक्षा खंड। मतलब हाँ, एक कलेक्टिव डिफेंस क्लॉज, जिसका मतलब है कि किसी भी देश पर हमला दोनों पर हमला माना जाएगा। एक पे हमला, सब पर हमला। हाँ, ये सुनने में तो बहुत मजबूत लगता है, जैसे नेटो का आर्टिकल 5 होता है। हाँ, भाषा वैसी ही है, कागज पर ये बहुत मजबूत दिखता है। जो जॉइंट स्टेटमेंट आया उसमें भी यही कहा गया कि ये रक्षा सहयोग बढ़ाने और किसी भी आक्रमण के खिलाफ संयुक्त प्रतिरोध को मजबूत करने के लिए है। लेकिन क्या ये वाकई उतना ही सीधा है? मेरा मतलब है, क्या ये ऑटोमेटिक है? देखिए, असलियत में ऐसे समझौते कैसे लागू होते हैं वो हमेशा उस वक्त की राजनीतिक इच्छा शक्ति, हमले की प्रकृति क्या है और बाकी भू राजनीतिक हालात क्या है, इन सब पर निर्भर करता है। क्या सऊदी अरब भारत के साथ अपने इतने गहरे आर्थिक रिश्तों को दांव पर लगाकर पाकिस्तान के लिए किसी सीधे संघर्ष में कूद पड़ेगा? ये कहना बहुत मुश्किल है। इतिहास में तो ऐसा नहीं हुआ है। सऊदी अरब ने भारत पाक युद्धों में सीधे तौर पर सैन्य हस्तक्षेप नहीं किया है। समर्थन दिया है, कूटनीतिक या शायद कुछ परोक्ष मदद, पर सीधा हस्तक्षेप नहीं। लेकिन इस समझौते का वो पहलू जिसने सबसे ज्यादा भौहें तनवा दी, वो तो परमाणु वाला था। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ का बयान। हाँ, वो बयान वाकई चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की परमाणु क्षमताएं इस समझौते के तहत सऊदी अरब को उपलब्ध कराई जाएंगी। सीधे सीधे न्यूक्लियर अम्ब्रेला देने की बात। जी, ये पहली बार था जब पाकिस्तान ने इतनी खुलकर, इतने स्पष्ट रूप से सऊदी अरब को अपना परमाणु छाता देने की बात कही। ये बहुत बड़ी बात थी। बहुत बड़ी, पर फिर इसमें एक पेच आया है ना? हाँ, यहीं पर मामला और उलझ गया। कुछ ही समय बाद ख्वाजा आसिफ ने ही एक अंतर्राष्ट्रीय न्यूज एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा कि परमाणु हथियार समझौते के राडार पर नहीं थे। अरे, ये क्या बात हुई? पहले कहा हाँ, फिर कहा नहीं। इस विरोधाभास का क्या मतलब निकालें? यही सवाल सब पूछ रहे हैं। क्या ये सिर्फ पाकिस्तान की घरेलू राजनीति के लिए कोई बयान था, या सऊदी अरब को खुश करने की कोशिश, या फिर जानबूझकर एक अस्पष्टता बनाई जा रही है? क्या लगता है? कई संभावनाएं हो सकती हैं।
हो सकता है ये पाकिस्तान की तरफ से एक तरह का रणनीतिक संकेत हो कि देखो हमारे पास क्या है। या ये भी हो सकता है कि सऊदी अरब पर दबाव बनाने का तरीका हो कि वो और ज्यादा निवेश करे या मदद दे। या ये भी मुमकिन है कि पर्दे के पीछे कुछ और तय हुआ हो और सार्वजनिक तौर पर उसे थोड़ा नरम करके पेश किया जा रहा हो। जो भी हो, इस बयान और फिर उसके खंडन ने चिंताएं जरूर बढ़ा दी हैं, क्योंकि परमाणु क्षमताओं का प्रसार, चाहे वो कितना भी अप्रत्यक्ष क्यों ना हो, वो हमेशा एक बेहद संवेदनशील मामला होता है। सही बात है। अच्छा, और इस समझौते की टाइमिंग पर भी बात हो रही थी। ये कतर में हमास नेताओं पर जो इजरायली हमले हुए थे उसके ठीक बाद हुआ। क्या इन दोनों में कोई कनेक्शन हो सकता है? देखिए, सीधे तौर पर कनेक्शन साबित करना मुश्किल है, लेकिन स्रोतों के अनुसार उन हमलों ने खाड़ी देशों में, खासकर सऊदी अरब में, असुरक्षा की भावना को जरूर बढ़ाया। अच्छा। हाँ, और शायद अमेरिकी सुरक्षा गारंटी पर उनका जो भरोसा था वो थोड़ा कम हुआ। तो हो सकता है कि वो अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे विकल्प तलाश रहे हों। एक वरिष्ठ सऊदी अधिकारी का बयान भी आया था जिसमें कहा गया कि ये समझौता तो सालों की बातचीत का नतीजा है और ये उनके गहरे सहयोग का संस्फानीकरण है। मतलब ये अचानक नहीं हुआ? उनके मुताबिक नहीं। ये दिखाता है कि मध्य पूर्व की जो भू राजनीति है वो बदल रही है। अमेरिका पर निर्भरता कम हो रही है, ईरान का खतरा है, यमन का युद्ध चल रहा है, इजराइल के साथ रिश्ते बदल रहे हैं। ये सब सऊदी अरब की सुरक्षा चिंताओं का हिस्सा हैं। तो हो सकता है पाकिस्तान के साथ ये समझौता इसी बड़ी तस्वीर का एक हिस्सा हो, अपनी स्थिति मजबूत करने का एक तरीका। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। भारत के लिए इसका क्या मतलब है? क्या ये भारत के लिए सीधी चिंता का विषय है? निश्चित रूप से कुछ रणनीतिक चिंताएं तो हैं। पहली चिंता तो वही सामूहिक रक्षा वाली बात है। हाँ, वो क्लॉज। भविष्य में अगर भगवान न करे पाकिस्तान के साथ कोई तनाव या संघर्ष की स्थिति बनती है, तो ये क्लॉज भारत के जो रणनीतिक समीकरण है उन्हें थोड़ा जटिल बना सकता है। भारत को ये सोचना पड़ेगा कि सऊदी अरब की संभावित प्रतिक्रिया क्या हो सकती है। भले ही सीधी सैन्य भागीदारी की संभावना कम हो। हाँ, भले ही वो कम हो, लेकिन कूटनीतिक समर्थन या आर्थिक दबाव बनाने की कोशिश या अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर पाकिस्तान का साथ देना, ये सब हो सकता है। और क्या ये समझौता पाकिस्तान को थोड़ा ज्यादा दुस्साहसी बना सकता है, ये सोचकर कि अब उसके पीछे सऊदी अरब का हाथ है? ये एक संभावना जरूर है। पाकिस्तान शायद अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर या तनाव के समय इस समझौते का हवाला देकर अपनी स्थिति मजबूत करने की कोशिश करे। वो कह सकता है कि देखो, हमारे पास सऊदी अरब जैसा शक्तिशाली सहयोगी है, लेकिन जमीनी हकीकत शायद उतनी ना बदले। असली चिंता, जैसा आपने पहले कहा, वो परमाणु वाले पहलू से जुड़ी है। हाँ, वो परमाणु छाते वाली बात। अगर सिर्फ एक पल के लिए मान लें कि ख्वाजा आसिफ का पहला बयान सच के ज्यादा करीब था, तो इसके क्या खतरे हैं? ये सबसे गंभीर चिंता है। पाकिस्तानी परमाणु क्षमताओं का, चाहे वो किसी भी रूप में हो, मध्य पूर्वी सुरक्षा समीकरणों में औपचारिक रूप से शामिल होना पूरे क्षेत्र की स्थिरता के लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। कैसे? इससे हथियारों की एक नई होड़ शुरू हो सकती है। ईरान इसे सीधे अपने खिलाफ देखेगा, इजराइल की चिंताएं बढ़ेंगी और सबसे बड़ा सवाल नियंत्रण का है। नियंत्रण मतलब अगर ऐसा कोई परमाणु छाता है भी, तो उसका बटन किसके हाथ में होगा? क्या पाकिस्तान सऊदी अरब को अपनी मर्जी से परमाणु हथियार इस्तेमाल करने देगा? ये सोचना भी मुश्किल है। क्या सऊदी धरती पर पाकिस्तानी मिसाइलें तैनात होंगी? ये सब बहुत ही अस्पष्ट और चिंताजनक सवाल हैं। हाँ, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। अच्छा, भारत की आधिकारिक प्रतिक्रिया क्या रही है इस सब पर? भारत की प्रतिक्रिया बहुत सधी हुई और सतर्क रही है। मतलब ना बहुत ज्यादा विरोध, न ही इसे नजरअंदाज किया गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने एक बयान दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि भारत उम्मीद करता है कि सऊदी अरब के साथ उसकी जो रणनीतिक साझेदारी है वो आपसी हितों और संवेदनशीलताओं को ध्यान में रखेंगी। अच्छा, ये एक तरह से सऊदी अरब को एक संदेश है। बिल्कुल, ये एक कूटनीतिक भाषा में याद दिलाना है कि भारत के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अहम है और हमारी संवेदनशीलताएं भी हैं। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस समझौते का आकलन कर रहा है और इसके राष्ट्रीय सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता पर पड़ने वाले संभावित असर का आकलन कर रहा है। तो भारत के पास विकल्प क्या है? क्या वो इस पर खुलकर आपत्ति जता सकता है? सऊदी अरब को नाराज करने का जोखिम ले सकता है? देखिए, भारत के लिए ये एक बहुत ही नाजुक कूटनीतिक संतुलन साधने वाला काम है। वो सीधे तौर पर सऊदी अरब को शायद बहुत ज्यादा नाराज नहीं करना चाहेगा, क्योंकि रिश्ते बहुत अहम हैं। लेकिन वो अपनी चिंताएं जरूर साझा करेगा। शायद पर्दे के पीछे ज्यादा सख्ती से बात करे, पर यहाँ भारत का सबसे बड़ा हथियार
या कह लीजिए लीवरेज, उसका आर्थिक रसूख है। हाँ, वो $42 बिलियन बनाम $3.5 बिलियन वाला फर्क। जी, और सिर्फ व्यापारी नहीं, भारत में सऊदी अरब का बड़ा निवेश भी है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF के जरिए करीब $10 बिलियन का निवेश है। ये जो आर्थिक परस्पर निर्भरता है, ये सऊदी अरब को भी सोचने पर मजबूर करती है कि वो भारत को नाराज करने का जोखिम नहीं उठाना चाहेगा। सही बात है। ये आर्थिक पहलू वाकई बहुत महत्वपूर्ण है और शायद इसीलिए वो सऊदी अधिकारी का बयान भी आया था कि भारत के साथ हमारे संबंध पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हैं। बिल्कुल। शायद रियाद ये संदेश देना चाहता है कि ये समझौता भारत के खिलाफ नहीं है, बल्कि उनकी अपनी जो क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताएं हैं, खासकर ईरान को लेकर या अमेरिका पर निर्भरता कम करने को लेकर, ये उसके लिए है। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि सऊदी अरब की पहली प्राथमिकता दक्षिण एशिया नहीं बल्कि मध्य पूर्व की अपनी क्षेत्रीय राजनीति है? काफी हद तक ऐसा लगता है। उनकी मुख्य चिंताएं ईरान का बढ़ता प्रभाव, यमन युद्ध का हल निकालना, इजरायल के साथ रिश्तों को सामान्य करना और अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका पर निर्भरता कम करना है। दक्षिण एशिया शायद उनके तात्कालिक चिंताओं में उतना ऊपर ना हो। तो ये समझौता एक तरह से पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच जो पहले से सुरक्षा सहयोग चल रहा था, उसी को एक औपचारिक जामा पहनाने जैसा है? हाँ, काफी हद तक ये मौजूदा सहयोग का ही संस्थानीकरण है। लेकिन जो चीज इसे थोड़ा अलग और ज्यादा महत्वपूर्ण बनाती है, वो है एक परमाणु शक्ति संपन्न पाकिस्तान का खाड़ी सुरक्षा के ढांचे से औपचारिक रूप से जुड़ना या कम से कम ऐसा दिखना। इसका असर सिर्फ भारत पर ही नहीं, ईरान जैसे दूसरे क्षेत्रीय खिलाड़ियों पर भी पड़ेगा। ईरान इसे निश्चित रूप से अपने खिलाफ एक और गठजोड़ के तौर पर देखेगा। तो कुल मिलाकर देखें तो ये सऊदी पाकिस्तान रक्षा समझौता एक अहम घटनाक्रम है। भारत को इस पर बारीकी से नज़र रखनी होगी। वो सामूहिक रक्षा वाली बात और खासकर वो परमाणु वाला पहलू, वो चिंताजनक हैं और उन पर और ज्यादा स्पष्टता की जरूरत है। हाँ, लेकिन शायद घबराने की जरूरत नहीं है, बल्कि रणनीतिक सतर्कता बरतने की जरूरत है। भारत को ये देखना होगा कि जमीन पर असल में क्या बदलता है। क्या वाकई कोई नया सैन्य या परमाणु सहयोग शुरू होता है? और साथ ही सऊदी अरब के साथ कूटनीतिक बातचीत जारी रखनी होगी, अपने आर्थिक संबंधों का लाभ उठाना होगा। और सिर्फ सऊदी अरब ही नहीं, खाड़ी के दूसरे महत्वपूर्ण देश हैं जैसे UAE है, ओमान है, कतर है, उनके साथ भी अपनी साझेदारी को और मजबूत करना होगा। यानी भारत को अपने पत्ते बहुत सावधानी से खेलने होंगे और शायद ये जो उसकी बढ़ती आर्थिक ताकत है, वही उसका सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता साबित हो सकती है। बिल्कुल, और ये पूरा घटनाक्रम एक बड़े वैश्विक बदलाव की तरफ भी इशारा कर रहा है। किस तरह का बदलाव? दुनिया ज्यादा बहुध्रुवीय होती जा रही है। देश अब सिर्फ पारंपरिक सुरक्षा गारंटियों पर, खासकर अमेरिका पर, निर्भर नहीं रहना चाहते। वो अपने हितों के हिसाब से नए गठबंधन बना रहे हैं, नए साथी ढूंढ रहे हैं। मध्य पूर्व में ये बदलाव शायद सबसे ज्यादा तेजी से दिख रहा है। भारत को अपनी बढ़ती आर्थिक ताकत और अपनी रणनीतिक स्वायत्ता की नीति के साथ इस बदलते हुए वैश्विक और क्षेत्रीय परिदृश्य में बहुत सावधानी से अपनी जगह बनानी होगी और अपने हितों की रक्षा करनी होगी। तो आज की इस पड़ताल से एक सवाल जो शायद हमारे श्रोताओं के मन में रह जाए, वो ये है, क्या ये जो मध्य पूर्व में हम देख रहे हैं, जहां देश अपनी सुरक्षा के लिए अमेरिका या पश्चिम से हटकर नए क्षेत्रीय समझौते कर रहे हैं, क्या ये रुझान हमें दुनिया के दूसरे हिस्सों में भी देखने को मिलेगा? और एक उभरती हुई वैश्विक शक्ति के रूप में भारत इन नई बन रही व्यवस्थाओं में अपनी भूमिका को कैसे साधेगा, कैसे परिभाषित करेगा, ये निश्चित रूप से आगे सोचने और देखने लायक विषय हैं।